So as discussed, if we try to plot electromagnetic wave, suppose the electric field is oscillating in y-axis. Okay, this is the oscillation of the electric field, and if the magnetic field is oscillating in z-axis, and this is the oscillation of magnetic field, the direction of propagation of this EM wave is on the x-axis, है ना. तो इसमें कोई डाउट नहीं. चलो अब उसका एक, अगर मैं बोलूं कि भाई इसको रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है ना, दिस ई वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. साइनसॉइडली ये वेरी कर रहा है, साइनसॉइडल है ये, तो इसके फॉर्मूला में साइन तो लगेगा, है ना. तो मैं बोलूँगी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ई नॉट. ई नॉट क्या है? इट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. तो मैं कैसे कर सकता हूँ? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, है ना. इट इज प्रोपेगेटिंग इन विच डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन, है ना. तो बट ऑसिलेटिंग इन वाई एक्सिस, ऑसिलेटिंग इन वाई एक्सिस. साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. व्हाट इज के? भाई उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं. के क्या है? के इज द फेज बाय विच द वेव इज मूविंग फॉरवर्ड इन एक्स डायरेक्शन. कितने अमाउंट से? अगर ये के जीरो रहेगा तो ये तो यहीं पे ऑसिलेट करेगा ना, वेव आगे नहीं जाएगा, वेव को तो आगे जाना है ना. तो इट इज द फैक्टर बाय विच द वेव इज मूविंग फॉरवर्ड. एक बार ऑसिलेट किया आगे गया, एक बार ऑसिलेट किया आगे गया, तो किस वैल्यू से आगे जा रहा है? के वैल्यू से आगे जा रहा है. तो इसको बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट. के को क्या बोलते हैं? हाँ, के किधर है भाई? हाँ, के इज कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट. ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं. एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. It is equal to 2 pi by lambda, where lambda is the wavelength. Lambda क्या है? Wavelength. And omega is angular frequency. It is equal to 2 pi nu or 2 pi by t. T is the time period. Nu is the frequency, T is the time period, omega is the angular frequency. तो अब इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? K की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा x माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई, पहले न्यू डाल दूं, न्यू टी. कर सकते हैं ऐसा, है? तो 2 पाई को बाहर मैं निकाल लूं तो ये फॉर्मूला हो जाता है ई नॉट साइन 2 पाई कॉमन, दिस इज एक्स बाय लैम्डा माइनस न्यू टी. और एक और फॉर्मूला है ई नॉट साइन 2 पाई बाहर x अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी. ठीक है. अच्छा, एक चीज भूल गया मैं यहाँ पे, डायरेक्शन. ई किस एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है? वाई. तो वाई का यूनिट वेक्टर क्या है?
वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। तो यहाँ पे क्या लगेगा? जे कैप। सो देयर आर 3 फार्मूलाज। ये बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखो और इसको याद रखो, सब बन जाएगा। लेकिन आपको और डिटेल में जाना है तो ये दोनों फार्मूला भी है। सो दिस इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ये क्या है? और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इससे मिलेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, नाउ दिस इज ई वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई वाई लिख सकता हूँ। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना। यानी इतने को मैं ई वाई लिख सकता हूँ, वाई एक्सिस में है ना ये। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ई वाई है। ई वाई डॉट जे इज इक्वल टू ई। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या है? एक्स एक्सिस में ई की वैल्यू 0 है। सो द वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जेड एक्सिस विल बी 0, है ना। यानी ई एक्स इक्वल टू ई जेड विल बी इक्वल टू 0. दिस इज ई वाई। इज दिस क्लियर? है ना। इसका ऑसिलेशन क्या वाई एक्सिस में ही हो रहा है। एक्स एक्सिस में कोई ऑसिलेशन हो रहा है क्या? नहीं। जेड एक्सिस में कोई ऑसिलेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ई एक्स एंड ई जेड विल बी 0. ठीक, आगे बढ़े। अब इसी में बस मुझे कुछ नहीं चेंज करना है, थोड़ी सी चेंज करना है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड की भी फील मिल जाएगी। यहाँ लिख देना है B, यहाँ पे लिख देना है B0 और यहाँ लिख देना है K। वो x ही रहेगा, उसको तो x डायरेक्शन में आगे जाना है ना। है ना। यानी कि ये बी वाई है, ये क्या है? बी वाई है। बी वाई इंटू के, दिस इज इक्वल टू बी वाई, सॉरी बी वाई नहीं, बी जेड। कौन से एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है? जेड एक्सिस में ना, बी जेड है। तो यहाँ पे बी एक्स एंड बी वाई विल बी 0। हियर बी एक्स एंड बी वाई विल बी 0। इसको और भी लिख सकते हैं, इक्वल टू B0 साइन 2 पाई कॉमन K अपॉन लैम्डा माइनस न्यू टी इंटू के कैप, या फिर B0 साइन 2 पाई K अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन टी के कैप। यहाँ प्लस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस है तो माइनस ही है। के क्यों लिखा? अच्छा के नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स एक्स एक्स, गलती हो गई थी, के नहीं आएगा, एक्स आएगा। आगे बढ़े। ओके, एक और रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम E अपॉन B इज इक्वल टू C, वेयर E is electric field, magnitude of electric field, B is the magnitude of magnetic field, and C is the velocity of light. Or E naught upon B naught is equal to C. Okay, C is the velocity of light. तो मैक्सवेल ने एक चीज़ और दिखाया कि भाई जो स्पीड ऑफ या
हाँ, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is also related to the permittivity and the permeability of the medium. It is also related to the permittivity and permeability of the medium. Okay. तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ जाता है जो मैं आपको पहले बताया था, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी एंड ये परमिएबिलिटी है ना। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं म्यू नॉट की 4.2 × 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻12 रखो तो क्या आता है देखें। यही तो फॉर्मूला है, और इसके और क्या फॉर्मूला लगाएगी? हाँ, वैल्यू इसका क्या है? 4π × 10⁻⁷, 8.85 × 10⁻12 रखो तो 4π × 10⁻⁷, ये क्या है? म्यू नॉट की वैल्यू है, इसको याद रखो भाई। एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका होता है म्यू नॉट का 4π × 10⁻⁷ न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एकदम 3 तो नहीं आएगा, 2.9975 ऐसा करके कुछ है आपके बुक में उसकी वैल्यू, है ना। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम में है ये स्पीड ऑफ द लाइट किस में है? वैक्यूम में है। अगर ये जो EM वेव है ये किसी मीडियम में मूव कर रहा है तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा इसमें? म्यू नॉट की जगह म्यू और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन। म्यू आर क्या होता है? म्यू आर क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन के, नहीं के म्यू नॉट। म्यू आर क्या है ना। तो वो पहले उसको मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको, जब रिलेटिविटी से उसको वो करना है तो वो ही कर सकते हैं, है ना। अगर ये किसी ऐसे मीडियम से पास हो रहा है जिसकी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी म्यू और एप्सिलॉन है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये म्यू की वैल्यू क्या होगी? म्यू आर म्यू नॉट। इस म्यू की वैल्यू क्या होगी? म्यू आर म्यू नॉट, है ना। तो इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन म्यू आर म्यू नॉट, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? के एप्सिलॉन नॉट। के विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के एप्सिलॉन नॉट। तो ये C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ द EM वेव की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। ये और ये मिलके तो C हो गया, है ना। तो फिर ये हो जाएगा C अपॉन अंडर रूट के म्यू आर। लिखा नहीं पा रहा इधर पे, इधर ही लिख देता हूं, C अपॉन अंडर रूट के म्यू आर। Is this clear now? Where K is the dielectric constant of the medium and mu r is the relative permeability of the medium, है ना। जैसे कि इसमें बोला कि भाई जो मैक्सवेल थे उन्होंने जो चीज़ निकाली उस समय तक 2-3 चीज़ें नहीं मालूम थी। उन्होंने एक थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी?
पहला थ्योरी ये कि दिस लाइट ऑल्सो इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे पहले आगे हम लोग कुछ चैप्टर उसमें पढ़ेंगे तो उसको लाइट को कौन सा वेव मानते थे, पार्टिकल थ्योरी से वो एक मीडियम चाहिए लाइट को ट्रैवल करने के लिए, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब मैक्सवेल ने बताया तब उसके बाद में कुछ सालों बाद में ये प्रूव हुआ कि लाइट ऑल्सो इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके अलावा कुछ और डिस्कवरीज भी हैं, जैसे एक्स रे, गामा रेज, अल्फा रेज, है ना, ये बाद में डिस्कवर हुआ, इस थ्योरी के आने के बाद में डिस्कवर हुआ। तो इन्होंने क्या लिखा कि In 1865, Maxwell predicted the existence of electromagnetic waves purely from theoretical considerations. ये यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं किया, इन्होंने थ्योरी बताई कि भाई ये थ्योरी है, इसके कारण में ये जो सारे वेव्स हैं वो कैसे वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। He showed that an accelerating charge produces electromagnetic waves. Since an oscillating charge is accelerated continuously, it would continuously produce electromagnetic waves of the same frequency as that of the oscillating charge. आगे जाके हर्ट्ज ने 1887 में एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस का। इससे पहले तब एग्जिस्टेंस कंफर्म नहीं था, थ्योरी थी, लेकिन हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर। तो उन्होंने एक ऑसिलेटरी एलसी सर्किट यूज़ करके EM waves प्रोड्यूस किया। सो ही यूज एन ऑसिलेटरी LC सर्किट फॉर प्रोड्यूसिंग दीज वेव्स। अच्छा, उनके जो वेव प्रोड्यूस किया उसका वेव लेंथ कितना था, इट वॉज अराउंड 6 मीटर, है ना। तो छोटे वेव लेंथ का तो प्रोड्यूस किया, लेकिन क्या हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी विल बी एट द, यानी उसकी जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है इट इज़ टू द ट्यून ऑफ 10⁻14, है ना, बहुत फास्ट ऑसिलेशन होना चाहिए। हम लोगों ने अभी तक बहुत बढ़िया से बढ़िया अगर ऑसिलेटर बनाया है तो हम लोग कौन से फ्रीक्वेंसी तक पहुँचे हैं, 10⁻11 तक, 10⁻14 तक पहुँच ही नहीं पाए। तो जब तक 10⁻14 तक नहीं पहुँच पाएंगे तब तक हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे वैसे वेव्स। तो यूजुअली हम टेलीकम्युनिकेशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करते हैं वो लॉन्ग रेडियो वेव्स, शॉर्ट वीडियो वेव्स, आपका माइक्रोवेव्स, फिर विजिबल लाइट, फिर एक्सरे, इंफ्रारेड, इतना करते हैं प्रोड्यूस। यहाँ तक नहीं पहुँचे, इस फ्रिक्वेंसी तक अभी हम लोग नहीं पहुँचे। विजिबल लाइट से नीचे की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग थ्रू ऑसिलेटर, विजिबल लाइट, और उसके ऊपर के फ्रिक्वेंसी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हमारे देश में भी जगदीश चंद्र बसु थे, JC बोस, उन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए और सेल्फ डिज़ाइंड रेडिएटर के थ्रू किया, और उनके वेव्स जो हैं 20 मीटर्स तक ट्रैवल किए। उनके वेव्स जो हैं, यानी यहाँ से जनरेशन से लेकर डिटेक्शन के बीच की दूरी कितनी थी, 20 मीटर्स, है ना, यानी शॉर्ट रेंज तक उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल किए। उसी टाइम पे मार्कोनी थे, जिनको रेडियो का बोलते हैं कि एक तरीके से बोलेंगे डिस्कवरर है। सो ही प्रोड्यूस्ड लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए वो काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रेवल किए। पहले उन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस करवाया, इंग्लिश चैनल कुछ किलोमीटर्स में है, उसको क्रॉस किया, फिर अटलांटिक ओशन को भी क्रॉस करवाया, और उनके ही डिस्कवरी के कारण आज हमारा ये जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है इट इज़ वर्किंग बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरीज। वी आर नाउ एबल टू टॉक विथ मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविज़न देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज़ जस्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ जैसे हमने विजिबल लाइट का जो स्पीड है बोला कितना है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पीड कितनी है? द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट इट वॉज फाउंड कांस्टेंट।
यानी कोई भी वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी स्पीड कितनी होगी 3 × 10⁸। अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा इधर उधर होगा, बट कोई भी वेव हो उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अभी तक एक्सपेरिमेंटली ये हमने देखा कि एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। चेंज क्या हो रहा है? वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। चेंज क्या हो रहा है? वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। उसके कारण उसकी एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं, है ना। लेकिन इस फ्रिक्वेंसी से ये ट्रेवल कर रहा है। चलो, तो हम एक अभी मैथमेटिक्स बोल रहे थे, पहले एनर्जी, डेंसिटी और इंटेंसिटी, ये सब चीज़ देख लेते हैं। 3-4 चीज़ें हैं, उसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। एक तो एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको भी जान लेते हैं। उसके कुछ एक्सप्रेशंस हैं। सो व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी? इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस थ्रू विच द वेव्स ट्रेवल। तो आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन EM वेव इज द एनर्जी in unit volume of the space through which the wave travels. Energy density of an electromagnetic wave is the energy in unit volume of space through which the wave travels. Now this energy is equally shared by electric field and magnetic field. ये जो carried energy है, it is equally shared by electric field and magnetic field, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि what is the energy density of electric field in free space, तो मैं इसको दिखाता हूँ UE से, है ना। तो ये है 12 epsilon naught E square, where E is the value of electric field. ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इतनी है। और मैं अगर UB को बोलूँ स्टैटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके वैल्यू क्या है? 1/μ0 B²। ये कितना है? 1/μ0 B²। लेकिन ये स्टैटिक तो है नहीं, ये तो मूविंग है। तो हम कौन सी वैल्यू लें? जैसे AC में करंट है, उसको हम, वो तो साइनसॉइडली मूविंग है, तो हम कौन सा ये करंट लेते हैं? इफेक्टिव करंट लेते हैं ना, या RMS करंट लेते हैं, है ना। ये तो स्टैटिक है। अगर मैं इसको बोलूँ ये टोटल एनर्जी ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या होगा? U इज इक्वल टू UE प्लस UB, यानी 12 epsilon naught E² प्लस 12 1/μ0 B²। बट E and B आर वेरिंग साइनसॉइडली, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? इफेक्टिव, यानी ERMS, और यहाँ पे BRMS लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलेंगे? एवरेज एनर्जी डेंसिटी U, ये होगा 12 epsilon naught ERMS square प्लस 12 1/μ0 BRMS square।
Now I can put the value of ERMS and BRMS in terms of maximum E and maximum B. लिख सकते हैं ऐसा, ERMS is equal to E naught upon root 2 and BRMS is equal to B naught upon root 2. कर सकते हैं क्या? तो अगर मैं वो लिख दूं तो ये फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। U इज इक्वल टू 1/2 और ये E नॉट स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। हो जाएगा क्या? है ना? और ये हो जाएगा 1/4 1 अपॉन म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी हाफ हाफ कैरी कर रहे हैं ना, ये एनर्जी हाफ हाफ कैरी, यू ई इज इक्वल टू यू बी भी है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको डबल कर दूं या इसको डबल कर दूं तब भी टोटल एनर्जी मिल जाएगा मुझे, क्योंकि U इज इक्वल टू यू बी। तो मैं U को एवरेज एनर्जी को ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, या फिर 1/2 1 अपॉन म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, लेकिन मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, एज पर क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है E नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू C, ये याद रखना, एंड C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये सारे फेर बदल करके ये फॉर्मूलाज से हम टोटल एनर्जी या एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी कैरिड बाय द मैग्नेटिक फील्ड सब निकाल सकते हैं। इतना बस याद रहना चाहिए आपको, ठीक है? अब बिकॉज दिस वेव इज कैरिंग एनर्जी, है ना, तो एनर्जी है तो कुछ मोमेंटम भी होना चाहिए। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो यानी ये जो वेव है, क्या हमको धक्का मार रहा है क्या? नहीं मार रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव धक्का नहीं मार रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये वेव कैरी कर रहे हैं एनर्जी, तो कुछ धक्का तो लगना चाहिए हमको। हाँ, इतना नहीं लग रहा है, लेकिन ये दे हैव मोमेंटम। तो कुछ सालों बाद उसका मेजर किया गया तो उसका मोमेंटम भी निकला। सनलाइट अगर ऐसे हमारे ऊपर में पड़ रही है तो एनर्जी है, कैसे पता चल रहा है? गर्म कर रहा है ना, हीट कर रहा है ना हमको, जिसके ऊपर पड़ेगा उसको हीट करेगा, तो इट इज कैरिंग एनर्जी। लेकिन वो धक्का मार रहा है, ये तो हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे जो स्किन के सेल्स हैं इतने सेंसिटिव नहीं हैं। एनर्जी को तो हम रिसेप्ट कर सकते हैं, बट वो कितना फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर उसको हम नहीं करते, लेकिन वो फोर्स भी लगाता है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दिस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या है? द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। जैसे कि ऐसा वेव आ रही है ऐसे, है ना, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ है इसमें पड़ रही है, तो ये पूरे का पूरा वेव अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है इस चीज़ पे, तो वो कितनी इंटेंस है, यानी कितनी एनर्जी उसको पर यूनिट टाइम मिल रही है, दैट इज इंटेंसिटी। तो इसका एरिया और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम
is called intensity of the electromagnetic wave. Is this understood? The energy crossing per unit area per unit time. अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, EM वेव. सो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी. तो थोड़ा सा हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं. कैसे? सपोज कोई वेव है, इट इज मूविंग प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, है ना. तो मैं उसको वेव फॉर्म में बना रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है? इस एरिया का सिलेंडर है कि नहीं? वेव फॉर्म में जा रहा है, लेकिन क्या है ये? इट इज दिस सिलेंडर ऑफ दिस एरिया, है ना. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर पर यूनिट टाइम? स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड क्या है? c. कितने टाइम के लिए कर रहा हूँ? सपोज डेल्टा टी के लिए. कितने टाइम के लिए कर रहा हूँ? डेल्टा टी. इसका एरिया वेक्टर क्या है? ये ए. ओके. तो ये कितनी एनर्जी कैरी कर रही है इस टाइम पे? सो द एनर्जी कंटेंट, इसके अंदर कितनी एनर्जी है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. एवरेज जो एनर्जी डेंसिटी है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी. तो मैं इसको लिखता हूं U इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू, ठीक है. तो ये हो गया U. एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या है? U, यानी टोटल. ऐसा नहीं कि UE UB नहीं, U टोटल इनटू C डेल्टा T लेंथ है और ये एरिया है ना. तो क्या हो गया? C डेल्टा T इंटू A. ये वॉल्यूम हो गया ना. ठीक. अब इंटेंसिटी क्या होता है? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो मैं क्या करूंगा? I इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? एरिया से और टाइम से. तो ये क्या हो गया? U C डेल्टा T A अपॉन A इंटू डेल्टा T. तो क्या मिल गया? UC, where U is the average energy density and C is the speed of light. तो is this clear? अच्छा, इस I को, ये कैपिटल I है, सॉरी, हाँ, C की वैल्यू भी डाल सकते हैं क्या हम इसमें? C की वैल्यू डाल सकते हैं. तो पहले हम U की वैल्यू क्या है? अब एक आध U की वैल्यू लिख लेते हैं किसी भी एक टर्म पे. शायद इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे लिख लें. इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे लिख लें हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड में. हाँ, क्योंकि हम देखिए एनर्जी तो दोनों कैरी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इंटेंसिटी है, इट इज मेजरली कैरिड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसलिए ई नॉट. बी भी डाल सकते हो आप, बी भी डाल सकते हो, क्योंकि आधी आधी एनर्जी कैरी कर रहा है ना. इसका डबल कर दूंगा तो पूरी पूरी एनर्जी हो जाएगी, है ना. तो भाई अभी मैं ई के हिसाब से कर रहा हूँ, बी के हिसाब से भी करेंगे अपन. ये ई के हिसाब से ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर. ये क्या है? यू की वैल्यू. सी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ
1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल ऐसा आ सकता है ना। इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा आपका क्वेश्चन में आए वैसा आप लिख दो। ये टोटल फॉर्मूलास है, इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आइदर द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सो कन्वर्सली द साइज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, अब देखो कोई एक लाइट सोर्स है, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे मिलेगी? सोर्स के पास। अरे भाई साहब, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं ना, जो लाइट सोर्स है उसके पास उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। और जैसे जैसे इससे दूर जा रहा हूं वो डिस्टेंस के स्क्वायर से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सूर्य की गर्मी हमें यहाँ पे जो महसूस हो रही है, जैसे जैसे मैं सूर्य के पास जाऊँगा तो गर्मी एकदम डबल बढ़ते जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, स्क्वायर होते जाएगा, यानी डबल भी नहीं बोलूँगा, स्क्वायर होते जाएगा जैसे जैसे। तो एकदम पास में तो अपन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन उससे दूर जैसे जैसे एक लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब है, उसकी लाइट बल्ब अगर मैं बोलूँ इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब जो पुराने ज़माने एडिसन वाला है ना, तो वो एनर्जी को दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। लेकिन लाइट बल्ब के बहुत दूर है तो हमको उसको सिर्फ लाइट ही दिख रही है, हीट कब मिलेगी? जब एकदम पास जाएंगे। तो वो EM वेव्स जो है इट इज कैरिंग द टोटल एनर्जी, है ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है और उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में उस वेव्स के थ्रू हीट भी आ रहा है। हीट जब मैं उसके एकदम करीब जाऊंगा तब महसूस होगा, और जैसे जैसे उससे दूर जाऊंगा तो वो जो एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाएगी। ये आपको बताने के लिए मैंने बोला ऐसा, आप इसको कंसिडर कीजिए। ये जो है वो बोल रहा है ना कि भाई E स्क्वायर से इंटेंसिटी वेरी कर रही है इसकी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए। एक लास्ट टॉपिक है मोमेंटम ऑफ EM वेव्स। बात आती है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? m इंटू वी। अगर कोई पार्टिकल होता तो उसका मास तो हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल नेचर तो है नहीं, पार्टिकल है नहीं उसमें, तो मास कैसे निकालेंगे? और मास नहीं निकालेंगे तब तक हमको मोमेंटम नहीं मिलेगा। कैसे करें? हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या मिलेगा, है ना, है ना। देखिए K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ये मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv स्क्वायर। अगर इसको डिवाइडेड बाय v कर दूं तो क्या होगा? हाफ mv। और इसको डबल कर दूं अगर तो क्या हो गया? mv। और ये हाफ mv स्क्वायर इज द हाफ ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी विल बी mv स्क्वायर। टोटल एनर्जी विल बी mv स्क्वायर। जैसे ke प्लस p होता है ना, तो टोटल एनर्जी इज ke प्लस p।
तो मैं क्या करता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी किया तो मुझे इसका मोमेंटम मिल गया, एम वी से मोमेंटम ना। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ऐसे उल्टा इनडायरेक्टली करते हैं। एनर्जी डेंसिटी हमको मालूम है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मालूम है, टोटल एनर्जी डेंसिटी के लिए हम उसको इंटू 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको? इंटू 2। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? U इज इक्वल टू हाफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा है तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और उसको मैं लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे मोमेंटम मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? मैंने अभी इससे बताया, ये टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द स्पीड, तो मैं यहां बोल दूंगा U बाई सी इज इक्वल टू मोमेंटम। खेरा, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल p से। कैसे दिखाते हैं इसको? स्मॉल p से। तो U इज द क्या? टोटल एनर्जी अपॉन c इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. So an electromagnetic wave transports linear momentum as it travels through space. If an electromagnetic wave transfers a total energy U to the surface in time t, then total linear momentum delivered to the surface is P is equal to U upon C. इनडायरेक्टली निकाला है, डायरेक्टली निकाल नहीं सकते क्योंकि हमको मास ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल नहीं मालूम है, कोई पार्टिकल ही नहीं है। अगर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है और ये किसी सरफेस पे टकरा के टोटली वापस आ जाता है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता और टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड विल बी 2 टाइम्स ऑफ U अपॉन C, इसका डबल। अगर टोटली सब रिफ्लेक्ट हो जाता है तो इसका टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? Momentum delivered will be 2U upon C because the momentum of the wave will change from P to minus P. ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा तब समझ जाएंगे। अब मोमेंटम जो है इट क्रिएट्स प्रेशर, दिस मोमेंटम क्रिएट्स प्रेशर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया की जगह हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटेंसिटी, अच्छा, और उसको डिवाइड कर देंगे द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो I बाई सी इज प्रेशर। ठीक है, सो व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल्स ऑन द सरफेस इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस। द प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? रेडिएशन प्रेशर। The radiation pressure of an electromagnetic wave of intensity I is given by PR is equal to I upon C, where I is the intensity of the EM wave and C is the pressure. ठीक, तो सारे फॉर्मूलास हमने बता दिया मैथमेटिक्स। कल हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। और उसके आगे फिर हम वो जो बचा है, क्या बचा है? EM स्पेक्ट्रम, EM वेव्स स्पेक्ट्रम, वो करेंगे। वो थ्योरी है पूरा। अब जो लास्ट पॉइंट जो डिस्कशन के लिए बचा है, टाइम क्या बताओ? 11 बज गया। तो 5 मिनट में एक लास्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे हम समराइज करेंगे इसको, है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है, नेचर क्या है उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूस कैसे होगा? वो जब चार्ज हो जाता है, मैंने स्टार्ट ही उससे किया था। एक चार्ज है, अगर वो मूविंग नहीं है इट इज को, तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर चार्ज मूविंग है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो क्या करेगा?
हाँ, हम कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसको मानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, आपने माना है। तो मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज नॉट चेंजिंग। इफ इट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द चार्ज इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज नॉट चेंजिंग। तो क्या चाहिए भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करने के लिए? एसी तो चाहिए, लेकिन एक्सेलरेटिंग चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? एक्सेलरेटिंग चार्ज चाहिए, जिसका जो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरिंग। तो पहला प्रॉपर्टी है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। उसको चलने के लिए कोई मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। पहला प्रॉपर्टी, इट इज़ क्रिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, स्टैटिक चार्ज नहीं बनाएगा, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बनाएगा। कैसा चार्ज बनाएगा? एक्सेलरेटेड। तो हम ये बोलते हैं कि ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एक्सेलरेटिंग चार्ज। जो ऑसिलेट कर रहा है वो एक्सेलरेट भी कर रहा है हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैंने आपको पेंडुलम से बताया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ electric field and magnetic fields are perpendicular to the direction of propagation of wave. तो ये किस टाइप का वेव हुआ? ये लॉन्गिट्यूडिनल की ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स। तो दिस इज अ ट्रांसवर्स इन नेचर, वेव इन नेचर। The oscillation of electric field and magnetic field are in the same phase or different phase? Are in the same phase. Okay, the oscillation of electric field and magnetic field are in the same phase. चौथा प्रॉपर्टी आज बताया आपको, all electromagnetic waves travel in free space with the same speed. मैंने बोला था ना अभी, अगर फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल ट्रेवल विद द सेम, क्या स्पीड है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। देन c इज इक्वल टू 1/μ0 ε0 अंडर रूट एंड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अगर मटेरियल मीडियम के अंदर में, किसी मीडियम के अंदर में ट्रेवल कर रहे हैं तो इट विल c विल बी इक्वल टू 1/√μ epsilon, where mu is the permittivity of that material and permeability of that material, and epsilon is the permittivity of that material medium. ठीक? The amplitude ratio of the electric and magnetic field is the velocity of light. epsilon E0/B0 is equal to c. ठीक? The electromagnetic waves carry energy as they travel through the space, and this energy is shared equally by the electric and magnetic fields. Equally, है ना? The average energy density of an electromagnetic wave is U is equal to UE plus UB, है ना? तो ये है हाफ epsilon E0 square plus half 1/μ0 B0 square. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? U/c. U, where U is the total energy carried by the electromagnetic wave. C is the velocity of light. So electromagnetic waves are not deflected by electric and magnetic fields. कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो ये EM waves डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन it will follow the principle of superposition. एक EM वेव, दूसरा EM वेव, तीसरा EM, सबका वेक्टर एडिशन करेंगे तो आपको रिजल्टेंट EM वेव मिलेगा। ठीक है, वेक्टर एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना? और दूसरे प्रॉपर्टीज है जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सब होगा इसमें। जैसे नॉर्मल वेव्स में होते हैं वैसा सब इसमें होगा। क्या क्या होगा?
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन. The electric field of an electromagnetic wave is responsible for its optical effect. ऑप्टिकल इफेक्ट जो होगा वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे बहुत वीक होगा. E नॉट इज मच मच ग्रेटर देन B नॉट. हमारे कैलकुलेशन में निकलेगा. हम जब कोई प्रॉब्लम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से बहुत बड़ी होगी. ठीक है, तो इतना बताना था. कल इसका न्यूमेरिकल करेंगे.